नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं। तो यहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन कर चुके हैं रेस्पिरेशन का। अब पूरी तरह से डिटेल में हम रेस्पिरेशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। बेटा नोट्स बनाते रहिए, जो रिएक्शंस यहाँ मैं लिखूंगा बड़े ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये जो प्रॉपर जो रिएक्शन है ये पूछा ही जाता है, हर 1-2 साल के बीच में पूछा जाता है और 2-3 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस सेक्शन से आप जरूर इसको करें और पेन और क्या जो भी आपका होगा कलम लेके बैठे और नोट डाउन करते रहें। चलिए देखिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सेल के अंदर में 2 लोकेशंस होती हैं जहाँ पे आपका रेस्पिरेशन हो सकता है। सपोज दिस इज अ सेल में एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले रेस्पिरेशन होता है बेटा जी साइटोप्लाज्म में। तो पहला रेस्पिरेशन कहाँ होगा? पहला रेस्पिरेशन होगा आपके साइटोप्लाज्म वाले में। दूसरा जो होगा रेस्पिरेशन वो होता है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पहला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। देयर आर 2 लोकेशन इन अ सेल वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। पहला क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। पहला साइटोप्लाज्म में ही होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। प्रोकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हो या ना हो, साइटोप्लाज्म तो होगा। तो बेटा जी रेस्पिरेशन जो साइटोप्लाज्म में होगा वो हर जगह कॉमन होता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, क्योंकि सबके अंदर में साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म वाला रेस्पिरेशन सबके अंदर में होगा जो कि कॉमन होता है। सेकेंड दैट इज द जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, दैट इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। ठीक है जी। तो 2 लोकेशन जहां पे आपका रेस्पिरेशन होगा, पहला साइटोप्लाज्म में होगा, दूसरा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर हो गया जी? चलिए अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं आपके बुक में और उसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक को बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका जो डिटेल होगा यहाँ पे लिख दूंगा, फिर सेकेंड वाले को बताऊंगा उसकी डिटेल यहाँ लिख दूंगा, फिर थर्ड वाले को बताऊंगा उसकी डिटेल यहाँ लिख दूंगा। तो एक एक करके सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है, कल हमने पढ़ा भी था कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ग्लूकोज का वो क्या होगा? ब्रोक होगा, ब्रोकन डाउन होगा। तो आपको क्या मिलेगी बेटा? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से। देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि पहला रेस्पिरेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है? ये ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है C6H12O6 जो कि आपके एसिमिलेटेड फूड में है। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है C6, यानी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। ये ग्लूकोज जो होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें बेटा? पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? पाइरुवेट में, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4O3। तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। भैया ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक करता है इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज पाइरुवेट। और ये रिएक्शन हो रही है कहाँ बेटा जी? इन साइटोप्लाज्म। कहाँ हो रही है? ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। और इस सिंपल प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में। दिस सिंपल प्रोसेस 10 स्टेप प्रोसेस होता है, 10 स्टेप प्रोसेस है। चूंकि आपके सिलेबस में उतना नहीं है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। इस तरह से बहुत सारे ढाप पागल बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी।
तो यहाँ पे जब ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में इन साइटोप्लाज्म, इस सिंपल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, क्या होगा बेटा जी? ग्लूकोज, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ध्यान से सुनिएगा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। यानी ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, किसमें बेटा जी? पायरुवेट में। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कितने कार्बन में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। ये सारा रिएक्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, देखिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उन सभी के अंदर में क्या होगा? साइटोप्लाज्म सब में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, कोई भी हो। देखिए, अगर मान लीजिए मैं प्रोकैरियोट को बनाता हूं तो इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सेल है। मान लो कोई ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आता है प्रोकैरियोट में, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसके अंदर में बेटा साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा? साइटोप्लाज्म होगा। चलिए यहां बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ये बाहर में उसका सेल वॉल हो गई, इसमें भले न्यूक्लियस ना हो, लेकिन बेटा जी साइटोप्लाज्म तो होगा। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस अब्सेंट है यहाँ पे मैं न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियस को क्या बोल दिया? अब्सेंट। तो न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसीलिए बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। तो जब आप प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसमें भी आपका साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? तो बोलेंगे सर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी यूकैरियोट को बना लीजिए। जैसे मान लो हम अपनी सेल बना ले रहे हैं, ह्यूमन सेल है, यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में क्या है? न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे भी बेटा जी साइटोप्लाज्म है। तो हमारे अंदर में न्यूक्लियस है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट्स। क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट्स। जिसके में न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोट बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। लेकिन दोनों में देखेंगे, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है और यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, दोनों जगह साइटोप्लाज्म है। यानी चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कोई भी हो, सबके अंदर में साइटोप्लाज्म होगा। तो ये वाला रिएक्शन जो है, जहां ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होगा पायरुवेट में, ये सबके अंदर होगा कि नहीं होगा जी? सबके अंदर होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे बिल्कुल होगा सबके अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा सबके अंदर में साइटोप्लाज्म होता है। हाँ, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला जो रिएक्शन होगा जहाँ पे ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो होगा, जो साइटोप्लाज्म में होगा, ये कॉमन रिएक्शन होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में होगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म। किसमें होगा बेटा? ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे माइक्रोब्स हो, ऑल ऑर्गेनिज्म कंटेन साइटोप्लाज्म। क्लियर है जी? सबके अंदर में साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है? इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ब्रोकन डाउन हो रहा है 3 मॉलिक्यूल वाले कार्बन में, दैट इज पायरुवेट में। सो इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज 6 फार्मूला है C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ये कॉमन होगा इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सो लिख लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस सब में कॉमन होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे आपका यूकैरियोट्स हो, कोई भी हो, उसके अंदर में ये प्रोसेस तो होगा ही होगा। ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा ही टूटेगा, ये तो क्लियर है।
नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ही क्लियर है कि ये इतना ब्रेक डाउन होगा ही होगा। पहला सब में होगा, ग्लूकोज सब में टूटेगा पायरुवेट में, उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं, लेकिन पहला ये कॉमन होगा इन ऑल ऑर्गेनिज्म। नोट डाउन करेंगे जी। चलिए अब आगे देखते हैं ये पायरुवेट का भविष्य क्या है, ये पायरुवेट किस तरह से चेंज हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो जो सबसे पहला दिखा रखा है, ये पायरुवेट अंडरगोज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ईस्ट के अंदर में जहां पे ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, तो ऑक्सीजन अब्सेंट है तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा जी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पायरुवेट का जो होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिबरेट करेगा। बेसिकली कितना करता है, 2 एटीपी, काफी कम अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि बिना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के हो रहा है। तो पहला लिख ही दिया है, पायरुवेट क्या होगा बेटा, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कौन सा रेस्पिरेशन हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, ईस्ट में, तो ये बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। याद है कल भी पढ़ाया था, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो ये रहा है, पायरुवेट is broken down into ethanol and कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही है बेटा जी, लिबरेट हो रही है, निकल रही है इस पहले वाले प्रोसेस में। चूंकि ये प्रोसेस क्या हो रहा है बेटा, ईस्ट में हो रहा है, तो हमने कल भी बोला था दिस इज अ प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द ईस्ट, और जहाँ पे ग्लूकोज टूटता है इथेनॉल बनाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो सेकेंड प्रोसेस हम लिख लेंगे, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। कहा होगा बेटा जी, ईस्ट में, इन प्रेजेंस ऑफ, ईस्ट लिख लीजिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। कब होता है बेटा जी, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कब होगा, फर्मेंटेशन के समय में, कल बता दिया था इसको कि जहां पे पायरुवेट टूटता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को बोला था फर्मेंटेशन। जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था इथेनॉल में या शराब में, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब ये प्रोसेस जो हो रहा है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे, एनएरोबिक या एरोबिक, तो क्या बोलोगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Since this process takes place in absence of oxygen, so it is known as, क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो इसको रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल हमने बताया था कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और क्या देगा, एनर्जी। तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, बहुत कम निकलती है, 2 एटीपी निकलती है, कोई ज्यादा नहीं निकलती है, निकल तो रही है ना जी एनर्जी। तो जो प्रोसेस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लिख लीजिएगा जी। And through this
anaerobic through this anaerobic respiration a little amount of energy is produced, और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। तो कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा? 2 एटीपी। ओके जी, क्लियर है। तो पहला अच्छे से करते हैं, खत्म करते हैं। देखिए हमने बोला कि ये वाला प्रोसेस जो होगा जहां ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, सब में कॉमन होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। बाय द प्रोसेस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। किस प्रोसेस से? ग्लाइकोलाइसिस से। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन में टूट जाता है। क्लियर है जी। अब आइए, पहला जो स्टेप हमें पढ़ना था वो दे रखा है बेटा, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दिमाग खोल के रखा, 2 प्रकार के रेस्पिरेशन थे जहां ऑक्सीजन अब्सेंट है। क्या बोल दिया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये पायरुवेट टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस होल प्रोसेस को हमने बोला था फर्मेंटेशन। सो यहाँ पे हो क्या रहा है? पायरुवेट, दिस इज अ पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ये हो कहा रहा है बेटा? ईस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है ना। तो ईस्ट जो है एनएरोबिकली, ईस्ट को क्या चाहिए? ऑक्सीजन वाला कंडीशन नहीं चाहिए, वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करेगा। तो क्या बोलेंगे बेटा? एनएरोबिक कंडीशन में वो क्या कराता है? फर्मेंटेशन। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्लियर है? सिंस ये प्रोसेस जो हो रहा है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो क्या बोल दिया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्यों बोला? क्योंकि बेटा रिलीज क्या हो रही है? एनर्जी। और थ्रू दिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट के द्वारा, बहुत ही लिटिल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज 2 एटीपी। इसको आप नोट डाउन करेंगे। हम फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, हम जो दूसरा रिएक्शन दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने से पहले जरा सुनिएगा। जैसे मानिए आप लोग एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी सिंपल सी बात बोलूं, जैसे मान लो आप जिम में गए हैं और आज आपका पहला दिन है और काफ़ी रनिंग कर रहे हो, दौड़े जा रहे हो, तो क्या हो जाता है? आपके पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये पैरों में दर्द स्टार्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पैरों में जो मसल सेल्स हैं उसके अंदर में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन जा रहा है आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन नोज के थ्रू जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है? लंग्स में। लंग्स इसको किसको देता है? ब्लड को देगा। फिर ब्लड से होते हुए वो जो आपका ऑक्सीजन है वो पहुंचेगा आपके मसल सेल के पास। दिख रहा है जी? कोई दिक्कत? अब अगर मान लीजिए ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, अब आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत जोर जो लगा कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये बताइए मसल सेल की रिक्वायरमेंट, मसल सेल का जो रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन का, वो बढ़ेगा कि घटेगा? तो बोलेंगे सर बढ़ेगा, क्योंकि आप एक्सटेंसिवली एक्सरसाइज कर रहे हो, दनादन किए जा रहे हो। तो होगा क्या? वहां पे जो रिक्वायरमेंट होगी मसल सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, चूंकि आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो जो मसल सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो अचानक से बढ़ जाएगी। अब भैया मसल सेल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, जो हमारा जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी जो ऑक्सीजन जा रहा है, ये जो ऑक्सीजन जा रहा है इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल या फिर मसल सेल। तो जो
यहाँ पे जितना अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, जैसे एक सिंपल सा डाटा ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल डाटा। मान लो यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स चाहिए ऑक्सीजन के। कितने चाहिए? 8 मॉलिक्यूल्स। आप बहुत ही एक्सटेंसिवली एक्सरसाइज करो, और यहां से बेटा जी जा रहा है 6 मॉलिक्यूल्स। कितना जा रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का जा पा रहा है। रिक्वायरमेंट कितनी की है? 8 मॉलिक्यूल्स की। तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कम पड़ गए कि नहीं पड़ गए? यानी बेटा वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आपका जो मसल सेल होती है ये एक अलग पाथवे अप्लाई कर लेती है, दैट इज नोन एज द, एक तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो ये एनएरोबिक पाथवे को चूज करती है और इस पायरुवेट को तोड़ देती है लैक्टिक एसिड में और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, दैट इज 2 एटीपी के आसपास में। तो यहाँ भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे भी मसल सेल्स किस तरह काम कर रही है? एनएरोबिक कंडीशन, या ये भी एक प्रकार का कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, जहां पे उस मसल सेल की रिक्वायरमेंट है 8 मॉलिक्यूल्स के, दे पा रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स, तो मसल सेल्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो उन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ओवरकम करने के लिए ये मसल सेल्स एनएरोबिकली रेस्पायर करती है ताकि प्रोड्यूस कर सके एनर्जी। क्लियर है जी? तो देखिए यहाँ पे पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की कमी है इन आवर मसल, ठीक है जी। कन्वर्ट कर लेता है, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। जब आप दोनों देखेंगे, पायरुवेट में भी फॉर्मूला है C3H4O3, नंबर ऑफ कार्बन 3। यहां देखेंगे लैक्टिक एसिड, इसका भी फॉर्मूला है C3H6O3, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? यहां भी 3। तो भैया पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपोनेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ये स्पेशल मैकेनिज्म चलता है हमारे मसल सेल के अंदर में, जब आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे होगे तब। तो मैंने लिख दिया समटाइम्स देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी इन आवर मसल सेल। अनदर पाथवे जो चूज करती है मसल सेल्स फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा लैक्टिक एसिड में। हियर द पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इज कन्वर्टेड टू द लैक्टिक एसिड, वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एंड प्रोड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि वो यूटिलाइज कर सके उस एनर्जी का। कितना बेटा? 2 एटीपी एनर्जी यहां भी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चूंकि ये रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन की कमी में, तो बेटा ये हो क्या रहा है? ये भी एक प्रकार का एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है। क्लियर है जी? अब अगर मान लीजिए आपकी मसल सेल में बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, बहुत ज्यादा ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, हुए जा रहा है, आप रुक ही नहीं रहो, आपका दर्द कर रहा है फिर भी दौड़ जा रहे हो, फिर भी दौड़े जा रहे हो, तो सडनली आपके मसल सेल में आ जाएगा क्रैम्प। क्या आ जाएगा बेटा? क्रैम्प। सो दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प। तो मस्कुलर क्रैम्प लगने के चांसेस यहाँ बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्लियर है जी? तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस है जो आप में दे रखा है। तो अगर कभी कोई पूछे व्हाट कॉजेस क्रैम्प्स, व्हाट कॉजेस क्रैम्प्स, यानी क्रैम्प्स किस तरह से होता है, किस कारण से होता है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मसल सेल में अगर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो इट में कॉजेस क्रैम्प। ओके, सो when concentration of lactic acid increases in our muscle cell, it causes
क्या करेगा बेटा, क्रैम्प्स, यानी जब मसल सेल के अंदर में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्रैम्प का कारण बनेगा। तो ये हमारा सेकंड था, जहाँ पे पायरुवेट टूटा है लैक्टिक एसिड में और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, यानी ये भी यहाँ पे पाथवे जो चूज करती है मसल सेल, वो क्या होता है, एनएरोबिकली वो पायरुवेट को तोड़ती है किसमें, लैक्टिक एसिड में। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। चलिए दोस्तों देखते हैं जो लास्ट वाला प्रोसेस है जो आपका दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें पायरुवेट जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बेटा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कि कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन बेटा जी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से देखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे हमने पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, क्रेब्स साइकिल चलती है जहां पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्रेब पढ़ना नहीं है आपके कोर्स में, उतना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिकली रेस्पायर कर रहा है। कहाँ हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे पहले एनएरोबिक किया था, वो कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये होगा बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पे पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 3 आगे लिखा है 3CO2, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे, और क्या बनेगा, H2O। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जी एनर्जी, यहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कितना बेटा जी, 36 से लेके 38 एटीपी के आसपास। कितना होगा, 36 से लेके 38 एटीपी के आसपास एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होती है। देखो इससे पहले हमने पढ़ा मसल, कितना एटीपी था, 2। उससे पहले पढ़ा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कितना था, 2 एटीपी। यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 एटीपी एनर्जी बन रही थी, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी बन रही है बेटा जी, 36 से लेके 38 एटीपी तक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हाई अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ट्रिमेंडस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, और ये बहुत ही ज्यादा है देन दैट ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है जी। चलिए एक एक एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे कह रहा है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, दिस इज द पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ये कि भैया एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द पायरुवेट, दिस इज द पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ एक पायरुवेट से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जी। अदर कंपाउंड्स जो बन रहे हो क्या है, H2O यानी कि वाटर। क्लियर है जी। सिंस ये प्रोसेस जो हो रहा है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंस दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है जी। नेक्स्ट द एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी है, 36 से 38 एटीपी, बहुत ही ज्यादा है देन दैट ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कितनी थी, केवल और केवल 2 एटीपी। सो द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज 36 to 38 एटीपी। ठीक है, तो एरोबिक प्रोसेस या एरोबिक रेस्पिरेशन में है 36 से लेकर 38 एटीपी, विच इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कितना एटीपी है बेटा जी,
2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसको आप लिख लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में ये चीजें कॉमन होंगी, बाकी सारे तीनों जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस दे रखे हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के मैंने समझा दी है, नोट डाउन करेंगे। अब हम इसके बाद बेटा जी देखेंगे कि ये कैसे जो एनर्जी आ रही है ये यूटिलाइज होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्लियर है? पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। बेटा एटीपी का प्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें 2 रिएक्शंस को जानना बहुत ही जरूरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे एक ये ग्लूकोज है, कितने मॉलिक्यूल्स का है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये जब ग्लूकोज टूट रहा है पायरुवेट में तो कितने मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट बन रहा है? 3। तो बेटा 3 बॉन्ड्स टूटे होंगे ना, पहले कितने थे? 6 बॉन्ड, सी 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 सी, इस तरह से 6 बॉन्ड। अब वो कन्वर्ट हो गया बेटा कितने में? बेटा 3 बॉन्ड में। यानी जब कोई भी एक बड़ा कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेनिंग ज्यादा है वो छोटे कंपाउंड में टूटेगा तो वहां पे बेटा यहाँ पे क्या होगी? ब्रोकन डाउन होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, एनर्जी रिलीज इन एटमॉस्फेयर, वहीं आसपास के माहौल में एनर्जी रिलीज होगी। तो जो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी बेटा जी जब कोई भी एक सिंपल अगर बोले तो बड़ा प्रोडक्ट है जिसमें 6 कार्बन है वो टूट रहा है 3 कार्बन में, तो मैंने कल भी बताया था कि जहां पे कार्बन का ब्रेकडाउन होगा, C6 का ब्रेकडाउन हो रहा है C3 में, यानी 3 कार्बन का ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है एटमॉस्फेयर में। तो जिस किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो बॉन्ड के ब्रेक करने से यहाँ पे हुआ क्या है बेटा? बॉन्ड का क्या हुआ है? बॉन्ड ब्रेक हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। तो जब कहीं पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है जी, तो एनर्जी रिलीज होगी और उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन बेटा जी अगर मान लीजिए मुझे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, क्या करनी है? प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, यानी प्रोटीन को बनाना है, तो देखिए होता क्या है? सेवरल अमाइनो एसिड, दिस इज द अमाइनो एसिड, कंबाइन होता है दूसरे अमाइनो एसिड से, कंबाइन होता है तीसरे अमाइनो एसिड से, और जो बॉन्ड होता है इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये तीनों मिलके बनाते हैं बेटा जी 1 प्रोटीन, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जो अमाइनो एसिड जुड़ा होता है एक दूसरे से जुड़ता है बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहां भी क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है जी? तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, यानी बेटा जी यहाँ पे जैसे मुझे घर बनाना है, सपोज कर लीजिए कि प्रोटीन हमारा घर है, तो घर बनेगा कैसे? छोटी छोटी ईंटों से। तो मुझे ईंटों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने में आपको क्या चाहिए? सीमेंट। सीमेंट का मतलब हुआ एनर्जी। ठीक है जी? तो जब आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे ताकि वो बड़ा मॉलिक्यूल बने, यानी यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा? बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म्ड हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड जिस रिएक्शन में बनेगा वहां पे इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। इस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या चाहिए? एटीपी, यानी कि एनर्जी चाहिए। सो इन एनी रिएक्शन where energy is required for forming bond, बॉन्ड को बनाने के लिए जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कॉल्ड एज
एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जहां कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे एटीपी यानी हम देख क्या रहे हैं बेटा, एनर्जी आ रही है। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में एनर्जी का इनटेक होगा उस रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पे भी बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, बड़ा टूटेगा छोटे में, तो एनर्जी रिलीज होगी, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये वाला जो प्रोसेस था जहाँ पे 6 कार्बन 3 कार्बन में जुड़ रहा था, इसको हमने क्या बोला बेटा, ग्लाइकोलाइसिस बोला था। तो ग्लाइकोलाइसिस कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा आपका क्या बेटा जी, प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शन जो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो प्रोसेसेस आपको ध्यान में रखना है जी। जहां कहीं भी एक कंपाउंड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन। ये देखने को मिला, किस एग्जांपल होगा एक्सोथर्मिक का, ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन अगर बोल दे कि बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, तो जहां कहीं भी किसी भी रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी लिया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि आप देख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शन में, जहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से। इन पेप्टाइड बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए मुझे चाहिए एनर्जी, तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो बेसिकली एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किस तरह से फॉर्म होती है। तो देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा बहुत सारा सेलुलर रेस्पिरेशन, किसी में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था, कोई लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था, कोई अबंडेंट मात्रा में जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल था उसमें हो रहा था। हर जगह कुछ अमाउंट में हमें क्या मिली थी, एनर्जी। वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। देखिए कैसे, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, हमने पढ़ रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन के समय में, इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज यूज्ड एज फ्यूल। और ये एटीपी एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है फॉर द अदर एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस इन द सेल। देखिए होता क्या है, एक्चुअली में हमारी सेल्स में एक चीज मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा जी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन होता है विद द पीआईपीआई का मतलब कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आप बोल सकते हो। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो जो एनर्जी हमें मिली है सेलुलर रेस्पिरेशन से, एनर्जी फ्रॉम द सेलुलर रेस्पिरेशन, वो क्या करती है, इन दोनों को पास में लाती है। ये दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं, मान लो यहाँ पे एडीपी है, यहाँ ए फॉस्फेट है, तो ये एडीपी और ये फॉस्फेट, इन दोनों को पास में लाया जाता है, जो एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है कहाँ से, सेलुलर रेस्पिरेशन से। तो ये दोनों जब पास में आते हैं, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन होता है विद द फॉस्फेट, देन एडीपी और एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट, तो दो तो पहले फॉस्फेट थे, एक और जुड़ गया, तो कितने फॉस्फेट बन गए, एटीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए हम हैं, आपके पापा होंगे, मम्मी होंगे, जो वर्कर्स होंगे, यानी कि सिंपली जो नौकरी करते होंगे, तो वो करेंसी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, और पैसे को कब खर्च करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब न जी।
ऐसा थोड़ी ना, जब जरूरत पड़ेगी तो पैसों को खर्च करेंगे। सेम उसी तरह से हमारा एटीपी जो है एक तरह से स्टोर है, क्या है, एनर्जी का स्टोर, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। हम इस एनर्जी करेंसी को यूज करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। जरूरत कब पड़ेगी बेटा, जब नए बॉन्ड बनाने होते हैं तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, किस रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। देखिए जब जरूरत होती है तो ये एटीपी फिर से टूट जाएगा, ये देखिए एटीपी जब जरूरत होगी तो टूटेगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। लेकिन जब ये टूटेगा बेटा जी, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखिए एटीपी टूट रहा है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एक्चुअली में एटीपी था कैसे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब पिछले ही क्लास में बताया था, पिछले ही सेक्शन में बताया था कि जहां बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जब एटीपी पुनः से टूटता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी वो देगा। और ये जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन में यूटिलाइज की जा सकती है, जो आपकी बॉडी में जहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, टूटा तो क्या मिला, एनर्जी, वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा कहाँ पे, नई नई चीजें जो बन रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। दिस एनर्जी यूज्ड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैंने बता ही दिया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी चाहिए, दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल पहला दे रखा है बेटा कंट्रैक्शन ऑफ मसल, इसमें भी एटीपी मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें भी एटीपी मदद करता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स यानी मैसेज, जैसे यहाँ कांटा गड़ गया, ये मैसेज ब्रेन तक गया फिर ब्रेन से वापस आया, तो ये इंपल्स का कंडक्शन जो होता है उसमें भी क्या चाहिए बेटा, एटीपी। तो ये जो एटीपी है एनर्जी करेंसी है, जब जरूरत पड़ती है तो एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एक सिंगल फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से 30.5 किलो जूल एनर्जी पर मोल मिलेगी। और ये एनर्जी आप यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन पहला कंट्रैक्शन मसल का कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नोट डाउन कर लेंगे, ये है आपका एटीपी का फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, जो लास्ट में एक लाइन दे रखी है, जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 102 पे, कितना पे बेटा, 102 आपका पेज नंबर है, वहां पे जब आप देखेंगे मोर टू नो में, वहां पे एक डायग्राम यानी बॉक्स बना के दे रखा है, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे बोलता है कि बैटरी से हम क्या क्या चला सकते हैं, तो बैटरी से हम फैन चला सकते हैं, यानी उसमें मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लाइट जला सकते हैं, लाइट एनर्जी, कुछ चीज़ें चार्ज करनी होगी उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एक बैटरी है वो अलग अलग चीज़ों में वर्क हो रही है, लाइट एनर्जी की तरह, मैकेनिकल एनर्जी की तरह, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह। उसी तरह से ये जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमने ऑब्टेन किया है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में। जैसे कि पहला क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल में, दूसरा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में, और तीसरा क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो एटीपी का यूज किया जा सकता है। पहला कंट्रैक्शन, मसल के कंट्रैक्शन में एनर्जी चाहिए, वो एटीपी से मिलेगी। प्रोटीन सिंथेसिस में भी एनर्जी चाहिए, एटीपी ही देगा। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो उसमें भी कौन मदद करेगा, एटीपी ही मदद करता है। नर्व इंपल्स का मतलब होगा बेटा जी, जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स लेके आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नर्व इंपल्सेस। ओके, क्लियर है जी। जैसे बैटरी प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस, किसके लिए, इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, किसी पंखे को चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए लाइट एनर्जी, टीवी भी चलाने के लिए तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह यूज किया जा सकता है। उसी तरह से जिस तरह से बैटरी इस्तेमाल की जा रही है, सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इन तीनों अलग अलग चीजों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
सो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर था आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस से, ठीक है। अभी हमने रेस्पिरेशन का 2 लेक्चर कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को लेके आएंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और दबा के शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो मेरा नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिल सके। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक लाइन जो NCERT की है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट है। आपका कोई भी क्वेश्चन जो आएगा आपके CBSE में किसी भी जगह से आए, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हर एक लाइन का मतलब आपको मालूम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हौसला मेरा बढ़ाते रहे। थैंक यू ऑल।